नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कड़। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। राजधानी कीव के साथ साथ पूरे यूक्रेन में रूसी सैनिकों ने धावा बोल दिया है। आइए जानते हैं रूस की खासियतों और अहमियत के बारे में। क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी कि 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर में है। इसके आकार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस का क्षेत्रफल प्लूटो के सतही क्षेत्रफल के बराबर है। वहीं यह अमेरिका के क्षेत्रफल से 2 गुना है। जनसंख्या की बात करें तो रूस दुनिया का 9वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार वर्तमान में रूसी आबादी 1,46,37,427 है। यहां दुनिया की 1.87% आबादी निवास करती है। रूस का 45% हिस्सा पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। दुनिया के पेड़ों का 5वां हिस्सा रूस में है। साइबेरिया में आपको बैकाल झील देखने को मिलती है। यह झील न केवल दुनिया की सबसे गहरी झील है, बल्कि इसमें दुनिया के ताजे पानी का लगभग 20% हिस्सा है। वोल्गा नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। यहाँ कुछ जगहों पर तापमान -50 डिग्री भी रहता है। रूस की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर निर्भर है। यहाँ नेचुरल गैस भी प्रचुर मात्रा में है। यह यूरोप की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पीपीपी द्वारा 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस 2036 तक मुख्य 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। मिलिट्री बजट के मामले में रूस दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है। यहाँ रक्षा बजट लगभग 11.56 लाख करोड़ रुपए है। रूस में 29 लाख सैनिक हैं, जिनमें 20 लाख रिजर्व और 9 लाख एक्टिव हैं। रूस के पास 1511 लड़ाकू विमान हैं, 544 अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर, 12,240 टैंक, 30,122 बख्तरबंद गाड़ियां, 7571 तोपखाने हैं। रूस में देशों में घुसने की बहुत बड़ी भूख है। यूक्रेन से पहले कई जगह अपना वर्चस्व रूस जमा चुका है। चेचन्या से शुरुआत करते हैं। रूसी विस्तारवादी नीति का पहला टारगेट चेचन्या बना था। पूर्वी यूरोप के कॉकस क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित चेचन्या आज रशियन फेडरेशन का हिस्सा है। 1991 में यूएसएसआर के विघटन से पहले ही चेचन्या ने अपनी आजादी की घोषणा करवा दी थी, लेकिन तब बोरिस येल्त्सिन ने इसे अस्वीकार किया था और 1994 में रूस और चेचन्या के बीच पहली लड़ाई हुई और 1996 में यह लड़ाई चेचन्या की जीत के साथ खत्म हुई। रूस ने तब चेचन्या को आजाद देश की मान्यता दे दी थी। 1999 में रूस ने चेचन्या पर हमला शुरू कर दिया। पुतिन के नेतृत्व में रूस ने चेचन्या को शिकस्त दी और 17,300 वर्ग किलोमीटर वाले मुस्लिम बहुल इस छोटे से देश को रूस में मिला लिया गया। फिर आई जॉर्जिया की बारी। इस घटना के 3 साल बाद ही रूस की नजरें जॉर्जिया पर गई। 2003 में जॉर्जिया में विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा था, जिसे रोज रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। 2004 में यहां अमेरिकी समर्थित राष्ट्रपति की ताजपोशी हुई। रूस इस बात को हजम नहीं कर पाया। रूस ने वहां असंतुष्टों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। 2008 में जॉर्जिया की केंद्रीय सरकार और वहां के 2 प्रांतों के बीच झगड़े की शुरुआत हो गई। कुछ ही दिन बाद रूस ने मौके का फायदा उठाकर यहां दखल दिया और इन दोनों प्रांतों को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया। अब रूस ने यहां अपना अड्डा बना लिया है और पूरे क्षेत्र की निगरानी करता है। क्रीमिया। रूस ने 2014 में क्रीमिया को निशाना बनाया। 1954 में सोवियत संघ के तत्कालीन नेता निकिता खुश्चेव ने यूक्रेन को एक तोहफे के तौर पर क्रीमिया दे दिया। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा और यूक्रेन और रूस अलग अलग हुए तो सवाल खड़ा हुआ, आखिर क्रीमिया पर कब्जा किसका हो। फिलहाल क्रीमिया यूक्रेन के पास ही रहा, लेकिन इससे रूस खुश नहीं था। फरवरी 2010 में यूक्रेन में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। वे रूस के समर्थक थे। फरवरी 2014 में यानुकोविच की सरकार गिर गई। 2014 को क्रीमिया की संसद ने यूक्रेन से अलग होने और रूसी संघ में शामिल होने के लिए मतदान किया। 16 मार्च को जनमत संग्रह हुआ। इसके नतीजे आश्चर्यजनक रूप से चौंकाने वाले रहे। लोगों ने रूस में शामिल होने के लिए 97% बहुमत दिया था। 18 मार्च 2014 को पुतिन ने आक्सियोनोव से मुलाकात की और एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत क्रीमिया रूस का हिस्सा बना। कजाकिस्तान अभी भी रूस के प्रभाव क्षेत्र में आता है। रूस कजाकिस्तान के एलिट्स को समर्थन करता है और इस देश के जरिए सेंट्रल एशिया में अपना रुतबा कायम रखना चाहता है। रूस के प्रभुत्व का असर छोटे छोटे राष्ट्रों पर भी दिखता है। ये देश है बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एस्टोनिया, लाताविया और लिथुआनिया। वहीं बेलारूस में भी रूस का खासा प्रभाव दिखता है। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन शिक्षा और तकनीक के मामले में काफी उन्नत देश है। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है यूक्रेन में। यूरोप में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन है। 6,03,628 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस देश की राजधानी कीव है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके पूर्व उत्तर में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया,
पश्चिम में हंगरी और दक्षिण में काला सागर है। यूक्रेन क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 46वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यूक्रेन की आबादी 44 मिलियन यानी लगभग 4.5 करोड़ है। यह आबादी के नजरिए से यूरोप का 8वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा डोनेट्स्क के अलावा राजधानी कीव में रहता है। यूक्रेन में लगभग 28.96 मिलियन लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 12.63 मिलियन लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन की साक्षरता दर 99.8% है। यह दुनिया के शीर्ष साक्षर आबादी वाले देशों में शुमार है। यूक्रेन की साक्षरता दर दुनिया की चौथी सबसे बेहतरीन साक्षरता दर है। यहाँ पढ़ाई का माहौल है, तभी तो हर साल यहाँ दुनिया भर से लाखों छात्र छात्राएं पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यहाँ की पढ़ाई सस्ती भी है, जिससे विद्यार्थी इस देश की ओर आकर्षित होते हैं। यूक्रेन हवाई जहाज बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का निर्माण इसी देश में हुआ है। AN-225 अब तक का सबसे भारी विमान है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 710 टन है। वैश्विक हथियारों के व्यापार पर नजर रखने वाली एक संस्था के अनुसार साल 2020 में यूक्रेन का रक्षा बजट करीबन 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो कि रूस के बजट से करीबन 10 गुना कम है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार रूस सैन्य रूप से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, जबकि यूक्रेन 140 देशों में से 22वें स्थान पर है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार यूक्रेन में 1,96,000 सैनिक हैं, 1,25,000 जमीनी और 35,000 एयरफोर्स और 15,000 नौसैनिक हैं। यूक्रेन की ताकत जमीन पर लड़ने की अधिक है। उसके पास 2,000 से अधिक टैंक, 1960 आर्टिलरी और 2870 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। सैनिकों के पास 400 सरफेस टू एयर मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर हैं। यूके ने 2000 एंटी टैंक भी यूक्रेन को दिए थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पश्चिम और रूस के संबंध सुधरने लगे। सोवियत संघ के सदस्य रहे देश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। उन्हें पश्चिम के आर्थिक व कारोबारी सहयोग की दरकार थी और बदले में शांति व लोकतंत्र का रास्ता चुनना था। रूस समेत ज्यादातर देश इस राह पर निकल पड़े। उस दौर में यूक्रेन ने परमाणु हथियारों को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। कीव और मॉस्को दोनों को उम्मीद थी कि इस फैसले से आपसी रिश्ते अच्छे बनेंगे। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने यूक्रेन में एटम बम और उन्हें ढोने वाली मिसाइलें तैनात की थी। यूक्रेन तब उसका हिस्सा हुआ करता था। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार उस वक्त यूक्रेन में करीबन 5,000 परमाणु बम तैनात थे। 1993 तक अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार यूक्रेन के पास थे, लेकिन बेहतर रिश्तों की चाह में यूक्रेन ने एटमी हथियारों का सारा जखीरा रूस को दे दिया। तब कई जानकारों ने उस समय कह दिया था कि यूक्रेन जल्दबाजी कर रहा है। यूक्रेन पूरे यूरोप का सबसे गरीब देश है। गरीबी के अलावा भ्रष्टाचार इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसकी रैंकिंग विकासशील देशों में होती है। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े अनाज सप्लायर्स में से शामिल है। जीडीपी के आधार पर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था दुनिया में 55वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पीपीपी के आधार पर यह 40वें पायदान पर है। यूक्रेन के पास संयुक्त राष्ट्र, काउंसिल ऑफ यूरोप जैसी प्रमुख संस्थाओं की सदस्यता है। मानव विकास सूचकांक में यूक्रेन 74वें स्थान पर है। 2019 में यूक्रेन ने संविधान में संशोधन कर खुद को यूरोपीय संघ और नाटो सैन्य संगठन का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया था, जिससे रूस और भड़क गया। यूक्रेन में रूस ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमले से पहले ही दिन में 137 लोगों की जान चली गई है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस से लड़ने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। जेलेंस्की ने कहा, आज हमने अपने 137 हीरो अपने नागरिकों को खो दिया है। 316 लोग घायल हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ लड़ने के लिए कौन खड़ा है, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। यूक्रेन को नाटो सदस्यता की गारंटी देने के लिए कौन तैयार है, हर कोई डरता है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की स्थिति पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि वीरवार को सैन्य हमले शुरू करने के लिए रूस की निंदा की और रूस पर नए मजबूत प्रतिबंधों और सीमाओं की घोषणा की। प्रतिबंधों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए डॉलर, यूरो, पाउंड और येन में व्यापार करने की रूस की क्षमता को सीमित करना, रूसी सेना को वित्त पोषित करने और विकसित करने की क्षमता को रोकना और 21वीं उच्च तकनीक में प्रतिस्पर्धा करने की रूस की क्षमता को कम करना शामिल है। रूस ने दावा किया है कि हमले के पहले दिन ही उसने यूक्रेन में 70 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी शांति की अपील की है और कहा है कि वो इस मामले पर करीबी से नजर बनाए हुए है। तालिबान ने बयान जारी कर कहा है कि वो दोनों देशों से बातचीत और शांति के जरिए मामले को सुलझाने की अपील करता है।
तालिबान ने यूक्रेन में अफगानिस्तान के छात्रों और प्रवासियों के जीवन की सुरक्षा की भी मांग की है। बता दें कि तालिबान ने पिछले साल अफगानिस्तान की सरकार को हटाकर वहां की सत्ता पर कब्जा किया था। वहीं भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों की निकासी के लिए रोमानिया और हंगरी के रास्ते वैकल्पिक रास्ता खोज लिया है। हंगरी स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है, भारत सरकार और भारतीय दूतावास रोमानिया और हंगरी के रास्ते लोगों को बाहर निकालने के प्रयास में लगी है। युद्ध के बाद अब बात इंसानियत के सेवादारों की। बिलासपुर की यूथ वीरांगनाओं ने जरूरतमंद प्रसूति महिला को पौष्टिक आहार वितरित किया। उक्त महिला ने बिलासपुर ब्लॉक की यूथ वीरांगनाओं का तहे दिल से धन्यवाद किया। वहीं चंडीगढ़ के 38 ट्रू ब्लड पंपों ने रक्तदान कर मानवता का फर्ज अदा किया है। बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के रक्तदानी सेवादारों को पूज्य गुरुजी ने ट्रू ब्लड पंप की संज्ञा दे रखी है, जो जरूरत के समय बिना किसी भेदभाव के हर किसी की मदद करने पहुंच जाते हैं। वहीं चंडीगढ़ सेक्टर 26 की साथ संगत ने 10 जरूरतमंद परिवारों को महीने भर का राशन मुहैया भी करवाया है। चलते चलते डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है और इस बार आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों में 70% घरेलू उद्योगों के लिए रखा जाना सरकार की इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय विधि सचिव को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऐसा पहली बार है जब केंद्रीय विधि सचिव को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीरवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अलग अलग बातचीत की और इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन संकट के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति सबसे अच्छा रास्ता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। धन शोधन रोकथाम अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ लगे आरोप सही प्रतीत हो रहे हैं। सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अनियमितताओं को लेकर इसके पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनके साथ ऋण संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विकेटकीपर बल्लेबाज वृद्धिमान साहा से राष्ट्रीय टीम से बाहर किए जाने के बाद बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ पर की गई टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांग सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी होने के कारण उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने शुक्रवार को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 55 किलोग्राम भार वर्ग में क्वालिफाई कर लिया। नमस्कार।